Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with the provisions of plea bargaining. ठीक है, plea bargaining क्या होता है and what are the provisions about it under BNSS that we will be knowing today. What is plea bargaining and what is the procedure for it? Basically देखो plea bargaining क्या होता है ना, when accused is pleading guilty to a lesser offense. ठीक है, मतलब कि accused और ये जो होता है प्रोसीजर पूरा ये कोर्ट के बाहर होता है. ठीक है, ये कोर्ट के अंदर का प्रोसीजर नहीं है. ये ऑल्दो कोर्ट के ऑथराइजेशन और कोर्ट के गाइडेंस के अंडर होता है. कोर्ट अलाउ करता है ये तभी हो सकता है, बट इट्स एन आउटसाइड कोर्ट प्रोसीजर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली दोनों पार्टीज़ अक्यूज्ड प्लस विक्टिम, ओके, दोनों पार्टीज़ और उनके लॉयर्स या मे बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दे ऑल सिट टुगेदर एंड बेसिकली वो एक ऐसा समझौता बोल सकते हो या एक तरीके से कैसा अग्रीमेंट करते हैं जिससे कि अक्यूज्ड को बेसिकली, क्योंकि वो पहले ही एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ये ऑफेंस कर लिया है, ठीक है, वो गिल्टी प्लीड कर ही रहा है, पर वो इसके साथ ये बोल सकता है कि अगर मैं ये चार्जेस जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो आपको मेरे को इससे कम सज़ा देनी पड़ेगी, तो आप ये वाला चार्ज मेरे पे मत लगाना. तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट वेयर अक्यूज्ड इज ट्राइंग टू गेट अ लेसर ऑफेंस, लाइक ट्राइंग टू गेट अ लेसर पनिशमेंट फॉर अ लेसर ऑफेंस. ठीक है, भले उसने ज़्यादा ग्रेव ऑफेंस या ग्रेव चार्ज लगा हो उस पर, बट वो एक ऐसे अग्रीमेंट, एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन अग्रीमेंट में, सेटिस्फैक्टरी अग्रीमेंट में वो लोग एक आ जाते हैं जिसके बाद जो है जो केस है, अगर बोथ ऑफ द पार्टीज अग्रीज टू द प्ली बार्गेनिंग अग्रीमेंट तो बेसिकली केस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है. ठीक है, विक्टिम को जो एक्सपेंसेस या विक्टिम को जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस होते हैं वो अक्यूज देने को तैयार हो जाता है, या वट एवर द रीज़न मे बी आफ्टर द प्ली बार्गेनिंग अग्रीमेंट. इट्स अ काइंड ऑफ बेसिकली प्रोसीजर इसलिए रहता है ताकि अपना जो क्रिमिनल केस है ना, वो जितना लेंदी प्रोसीजर है उसका वो फॉलो ना करना पड़े और वो कम समय में जो है वो केस हमारा सलट जाए. ठीक है, दैट्स वाई प्ली बार्गेनिंग इज़ डन, दैट्स वाई द प्रोसीजर ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज़ इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ. ठीक है, तो ये अपने क्रिमिनल केसेस में ही एप्लीकेबल भी है. सबसे पहले चालू करते हैं सेक्शन 289 से, जो कि बोलता है एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, की मतलब कि प्ली बार्गेनिंग किस किस चीज़ों पे अप्लाई करेगी. पहला है प्ली बार्गेनिंग अप्लाइज टू ऑफेंस इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन 193 एंड कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 227. ये दोनों देखो केस कोर्ट में दो ही तरीके से आता है. एक तो सेक्शन 193 दैट इज पुलिस इन्वेस्टिगेशन, बाय पुलिस रिपोर्ट आता है, दूसरा बाय कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट आता है. ठीक है, तो ए और बी में वही दोनों दिया हुआ है, बाकी ए का जो ये वाला कंटेंट है ये दोनों का सेम है. उन तीनों में यही बोला गया है कि भले केस पुलिस रिपोर्ट के थ्रू आए, एफआईआर के थ्रू आए, या केस कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट्स के अंडर आए. ठीक है, दोनों ही केसेस में अगर उन केस की जो ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 7 साल से कम है. ठीक है, इट्स नॉट मोर देन 7 years, इट्स लेस देन 7 years. अगर ठीक है ये है, उसके साथ साथ जो उनकी ऑफेंस की पनिशमेंट है वो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है. इट शुड नॉट बी डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए उन केसेस की. ठीक है, तो वो केसेस जो हैं वो प्ली बार्गेनिंग के लिए हम भेज सकते हैं एंड प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है वो उन केसेस पे अप्लाई हो सकता है. ठीक है, तो कोई भी केस जो कि या तो पुलिस रिपोर्ट या तो कमेंसमेंट, लाइक इवन पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट के अंडर इंस्टीट्यूट हुआ है और उस केस का जो पनिशमेंट है, उस केस की ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो लेस देन 7 years है, वो डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है. इट्स एक्सेप्ट देन, ओके, एक्सेप्शन मतलब ये नहीं होनी चाहिए वो, इट्स नो फॉर दिस. ठीक है, बोथ ऑफ दीज अगर नहीं है तो वो चीज़ें जो है दैट ऑफेंस कैन बी डेल्ट विथ प्ली बार्गेनिंग. ठीक है, सबसेक्शन 1 के बी में ही आगे इट इज़ प्रोवाइडेड फर्दर कि दिस provision does not apply to an offense that affects a socio-economic condition or crime against women or child. ठीक है, कोई भी offense जो कि इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस लाइक उसके ऊपर किया गया हो ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, और कोई भी ऑफेंस जो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन या चाइल्ड हो, वो ऑफेंस के ऊपर हम प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते. आप उस ऑफेंस के ऊपर जाके नहीं बोल सकते कि हाँ चलो हम म्यूचुअली एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि मेरे को मैं प्लीड गिल्टी कर लेता हूँ एंड देन यू चार्ज मी ऑफ अ लेसर ऑफेंस. ठीक है, मेरे को लेसर पनिशमेंट मिल जाए, ये नहीं हो सकता इन दो केसेस में. ठीक है, एक तो डेथ पेनल्टी
और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और केसेस दैट आर मोर देन 7 ईयर्स से जो चार्ज्ड हैं उनमें प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं हो सकती. प्ली बार्गेनिंग सिर्फ केसेस ऑन विच द पनिशमेंट इज लेस देन 7 ईयर्स में ही अप्लाई हो सकती है. ठीक है. सबसेक्शन 2 स्टेज दैट फॉर पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई व्हाट आर द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. तो ये जो ऑफेंस है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को जो अफेक्ट करता है वो कौन नोटिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी. ठीक है. तो ये सबसेक्शन 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसेक्शन 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो. देन सेक्शन 290 एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग. ठीक है, सिंपल. सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन. ठीक है, वो एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर था. एप्लीकेशन मतलब अर्जी, ये वाली अर्जी है. ठीक है, दोनों में एप्लीकेशन लिखा है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. तो ये वाली जो है ये बेसिकली एप्लीकेशन है कि प्ली बार्गेनिंग के लिए जो देते हैं जज को आप, ये वो वाली है. ठीक है, वो एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर था फर्स्ट सबसेक्शन. तो वो बोल रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर यू हैव टू अप्लाई फॉर प्ली बार्गेनिंग. ठीक है, फ्रॉम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको कोर्ट में अपनी जज को एप्लीकेशन दे देनी है प्ली बार्गेनिंग के लिए. ठीक है. सेकंड सबसेक्शन बोल रहा है कि एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए. एप्लीकेशन शॉल कंटेन फर्स्ट की डिस्क्रिप्शन ऑफ केस, क्या है केस. ठीक है. दूसरा ऑफेंस टू विच द केस रिलेट्स, क्या ऑफेंस किया आपने उस केस के अंदर. ठीक है, किस ऑफेंस से रिलेटेड है वो केस. थर्ड है एन एफिडेविट स्वर्न बाय द अक्यूज दैट ही हैज़ वॉलंटरी प्रेफर्ड द एप्लीकेशन आफ्टर. बेसिकली एक एफिडेविट होना चाहिए जो कि अक्यूज्ड बनाए. एक एफिडेविट दैट हैज़ बिन फ्रेम्ड बाय द अक्यूज्ड कि ही हैज़ वॉलंटरी प्रेफर्ड द एप्लीकेशन. वॉलंटरी प्रेफर्ड मतलब कि उसने उस पर कोई फोर्स या इन्फ्लुएंस के बिना उसने विलिंगली एप्लीकेशन दी है और ना कि किसी फोर्स के थ्रू, मतलब फोर्सफुली दी है, ये किसी के बोलने पे दी है, नहीं, इसने खुद दी है, विलिंगली दी है. वॉलंटरी हैज़ गिवन द एप्लीकेशन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एलिज्ड ऑफेंस. ठीक है, ये एक एफिडेविट बनाएगा. कौन बनाएगा? अक्यूज बनाएगा कि मैंने फोर्सफुली नहीं दी है एप्लीकेशन, अपने वॉलंटरी प्लस अपने होशो हवास में दी है. ठीक है. नेक्स्ट दैट ही हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन विच ही वॉज चार्ज विद द सेम ऑफेंस. ठीक है, देखो एफिडेविट में 2 चीज़ें होनी चाहिए. एफिडेविट में उसको 2 चीज़ों के ऊपर शपथ लेनी है. पहला है कि वॉलंटरीली था उसका ये एप्लीकेशन देना. ठीक है, वॉलंटरीनेस. दूसरा है कि नॉट कन्विक्टेड प्रीवियसली, कि पहले किसी भी ऑफेंस के लिए उससे कन्विक्ट नहीं किया गया है. ठीक है, ये ही दिया है. देखो दैट ही हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन विच ही वाज चार्ज्ड विद द सेम ऑफेंस. इस सेम ऑफेंस के लिए कोई भी कोर्ट ने पहले उसको कन्विक्ट नहीं किया. कन्विक्ट मतलब कि उसको सज़ा नहीं सुनाई है. ठीक है, ये 2 चीज़ें जो है ही हैज़ टू स्वर्न इन दी एफिडेविट अबाउट इट. ठीक है. थर्ड इज आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन, थर्ड सबसेक्शन, कोर्ट शॉल इशू नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट एंड अक्यूज टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स. उसके बाद कोर्ट एक डेट फिक्स करेगा और इन तीनों को, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? हमारा विक्टिम का लॉयर. देन वी हैव कंप्लेनेंट, ठीक है, जिसने कंप्लेन की है वो, और फिर अक्यूज. कंप्लेनेंट इज बेसिकली द विक्टिम समटाइम्स. ठीक है, और अक्यूज जो बंदा ऑफेंस करने के लिए चार्ज्ड है वो. इन तीनों को नोटिस जाएगी कि इस डेट पे तुम लोग आके अपनी प्ली बार्गेनिंग करो. ठीक है, या फिर अपना म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन कैरी आउट करो. नेक्स्ट है सबसेक्शन 4. इट सेज दैट ऑन द डेट court shall examine the accused on camera where the other party in the case shall not be present to satisfy the accused has filed an application voluntary, and when the court is satisfied it shall provide not more than 60 days to public prosecutor, complainant and accused to work out a mutual satisfactory disposition. ठीक है, सिंपली बोल रहे हैं कि जिस दिन पे बुलाया जाएगा कोर्ट के सामने वो तीनों को, उस दिन कोर्ट क्या करेगा कि कैमरा पे, ऑन कैमरा मतलब रिकॉर्डेड वर्जन में किसको एग्जामिन करेगा? अक्यूज़ को. किस चीज़ के ऊपर एग्जामिन करेगा? कि अक्यूज़ ने वो वॉलंटरी दी है कि नहीं दी है, और उस समय दूसरी पार्टी जो है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जो एप्लीकेशन है वो वॉलंटरी है कि नहीं है. और एक अगर उसके बाद जब कोर्ट को सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ जो उसने एप्लीकेशन दी है वो वॉलंटरी दी है, तब कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन देगा उनको. लिखा है नॉट मोर देन 60 दिन. ठीक है, नॉट मोर देन 60 days. इट शुड
द कोर्ट शुड प्रोवाइड किसको, टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू कंप्लेन एंड टू द अक्यूज्ड टू वर्क आउट अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। मतलब एक म्यूचुअल अग्रीमेंट में आने के लिए कोर्ट उन तीनों को 60 दिन देगा। किन तीनों को, जिनको उसने नोटिस इशू किया था पिछले सब सेक्शन में, उन तीनों को 60 दिन देगा कि तुम आके एक अग्रीमेंट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है विच में इंक्लूड गिविंग, ये दूसरा सब सेक्शन नहीं है ना, सेम में ही दिया इतना सब कुछ। विच में इंक्लूड गिविंग कंपनसेशन एंड अदर एक्सपेंसेस टू विक्टिम बाय द अक्यूज एंड देयर आफ्टर फिक्स अ डेट फॉर फर्दर हियरिंग ऑफ द केस, ठीक है। तो फिर उस अग्रीमेंट में, उस म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन में ये भी होना चाहिए कि विक्टिम को अक्यूज जो है कंपनसेशन और दूसरे एक्सपेंसेस देगा, ओके। और उसके बाद ये बताने के बाद उनको वो है एक डेट फिक्स कर देगा फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, फर्दर प्ली बार्गेनिंग की हियरिंग के लिए, ठीक है। तो सिंपल है, सब सेक्शन फॉर्म में इतना ही बोले हैं कि 60 दिन देगा और उनको ये बता देगा कि तुमको विक्टिम को जितने भी एक्सपेंस और कंपनसेशन देना है वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए अग्रीमेंट में, ठीक है। एग्रीमेंट ऐसा नहीं ना कि बस हाँ ठीक है दबाव में तुम अक्यूज दबा रहे हैं मस्त उसको, क्या बोलते हैं, विक्टिम को, कि यू नो ही इज़ फोर्सिंग द विक्टिम कि नहीं तुम्हें अपना केस वापस लगना है तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नहीं, विक्टिम को प्रॉपर कंपनसेशन मिलनी चाहिए, विक्टिम को प्रॉपर जो है मुआवजा जो बोलते हैं जिसको, वो मिलना चाहिए, ठीक है। अब है हमारा सब सेक्शन बी, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, इफ कोर्ट्स फाइंड्स दैट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड इनवॉलंटरी और ही हैज प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन अ केस इन व्हिच ही हैड बीन चार्ज्ड विद सेम ऑफेंस, इट शैल बी प्रोसीड विद द प्रोविजंस ऑफ द संहिता। अब देखो ये दोनों चीज़ उसने एफिडेविट में स्वॉन की थी, ठीक है। अक्यूज्ड हैज स्वॉन्ड ऑन दिस इन हिज एफिडेविट, ठीक है। और अगर ये चीज़ गलत पाई जाती है, मतलब कि ये दोनों चीज़ें रॉन्ग प्रूव हो जाती है अगर कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद, ठीक है। अब एफिडेविट में स्वॉन किया था उसको ये नहीं ना कि उसको सच मान के यू नो ऑल दैट कोर्ट प्रोसीडिंग आगे बढ़ा देगा, नहीं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ये दोनों जो उसने स्वॉन किया एफिडेविट में वो गलत है, इट्स रॉन्ग टोटली, तो वो क्या करेगा, सिंपली प्रोविजंस ऑफ संहिता के साथ दूसरे प्रोविजंस के साथ प्रोसीड करेगा एंड प्ली बार्गेनिंग छोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 291 विच स्टेट्स गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। इट्स बेसिकली कोर्ट शॉल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। देखो म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन बेसिकली नाम है प्ली बार्गेनिंग का, ठीक है। ये पूरा वो प्रोसेस का नाम है। म्यूचुअली मतलब जिसमें दोनों पार्टीज़ की सहमति हो, सेटिस्फैक्ट्री मतलब जो दोनों पार्टीज़ के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो, ठीक है, मतलब जो सही हो एक्चुअल वे में। और डिस्पोजिशन मतलब कि एक तरीका निकालना, ठीक है, डिस्पोज ऑफ करना कोर्ट केस को। पहला सबसेक्शन बोल रहा है हमारा 291 का कि इन केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट कोर्ट शॉल इशू नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस ऑफिसर हु इन्वेस्टिगेट द केस एंड अक्यूज एंड विक्टिम ऑफ द केस टू वर्क आउट द डिस्पोजिशन। बेसिकली जब कोई पुलिस रिपोर्ट पे केस इंस्टीट्यूट हुआ हो, मैंने आपको बताया था वारंट केसेस के टाइम पे और सेशंस कोर्ट में जो ट्रायल होता है उस टाइम पे भी, कि जब केस पुलिस रिपोर्ट पे होता है एक और एक होता है कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट पे। तो अब हम बोल रहे हैं कि जब पुलिस रिपोर्ट पे हो तो वो किस किस को नोटिस भेजेगा, जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पुलिस ऑफिसर को जिसने वो केस इन्वेस्टिगेट किया है, अक्यूज्ड को और विक्टिम को, ठीक है, टू वर्क आउट सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, वाई टू कम ऑन एन म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री अग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोविजन दिए हुए हैं, 4 प्रोविजंस हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे है, 2 बी वाले में है, बट दोनों सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। ये दोनों का जो है वो सेम यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐसे एरो दे के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। समझ लो सेम प्रोविजंस है जो इसमें दिए हुए हैं। क्या है प्रोविजन, इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू एंश्योर दैट एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटली वॉलंटरी बाय द पार्टीज एंड अक्यूज्ड इफ डिजायर्स कैन पार्टिसिपेट विद द प्लीडर। सिंपल प्रोविजंस है कि कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है ये इंश्योर करने की कि जो पूरा प्रोसीजर है वो पार्टीज़ के द्वारा वॉलंटरी किया जा रहा है। वॉलंटरी मतलब उनकी मर्ज़ी से किया जा रहा है, कोई दबाव नहीं है कहीं से, कोई प्रेशर नहीं है या फोर्स, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस या फोर्स नहीं है किसी भी पार्टीज़ पे ये प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से ये समझौता हो रहा है बट कोर्ट के बाहर हो रहा है, राइट। तो कोर्ट को एक इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि एक तरीके से जस्टिस डिलीवरिंग हो रही है इस केस में भी, ठीक है। अगर एक पार्टी जो है वो डिसएडवांटेज्ड है ज़्यादा दूसरी पार्टी से, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस करे बाय प्रेशराइजिंग और बाय फ्रॉड और एनी काइंड ऑफ फोर्स। तो अगर वो हो रहा है तो कोर्ट नीड टू मेक श्योर कि वो ना हो, ठीक है। और ये पूरे प्रोसेस में कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट इज अक्यूज्ड इफ डिजायर्ड कैन पार्टिसिपेट विद द प्लीडर।
अक्यूज अगर चाहे तो अपने लॉयर के साथ या अपने प्लीडर के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑल्सो कोर्ट शॉल इशू नोटिस टू द अक्यूज एंड विक्टिम ऑफ द केस। अदरवाइज मतलब ये कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट या किसी भी अगर और तरीके से केस जो है वो कोर्ट में आया है तो कोर्ट को अक्यूज को और विक्टिम को जो है नोटिस भेजना है इसी चीज़ के लिए, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के लिए। और सिंपली ये दोनों प्रोविजंस जो हैं वो सेम यहाँ पे भी दिए हुए हैं बेयर एक्ट में, ठीक है। एक बार बेयर एक्ट देख लेना, बिकॉज मैंने जो नोट्स बनाया है वो एकदम डिट्टो बेयर एक्ट से ही बनाया, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। 291 वेयर आई हैव, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे दिया हुआ है 291, ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे भी सेम प्रोविजंस हैं, प्रोवाइडेड दैट, और यहाँ पे भी दिए प्रोवाइडेड दैट, दोनों, ठीक है। तो बट आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट, तो दैट्स वाई नोट्स पे आप पूरा पूरा तो नहीं लिखोगे ना, तो नोट्स का पूरा वही होता है मीनिंग कि आपने शॉर्ट में लिखा है चीज़ें, ठीक है। 292 देखते हैं अब क्या है। 292 इज़ रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर दी कोर्ट। अब एक बार म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, तो उसकी रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। कोर्ट शॉल प्रिपेयर अ रिपोर्ट व्हेन डिस्पोजिशन हैज़ बीन वर्कड आउट एंड सेम विल बी साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। कोर्ट बनाता है रिपोर्ट, बट ठीक है, कोर्ट उसकी रिपोर्ट बनती है कि क्या अग्रीमेंट पे वो लोग आए, ठीक है। और वो जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो साइन करेगा। जो बाकी दूसरे भी लोग थे, ऑल द मेंबर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द मीटिंग, वो साइन करेंगे। जैसे अक्यूज्ड हो गया, विक्टिम हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, वो सब साइन करेंगे। और नेक्स्ट बोला गया कि अगर कोई भी डिस्पोजिशन वर्कड आउट नहीं होती, कोई भी अग्रीमेंट में वो लोग नहीं आते, तो सिंपली कोर्ट रिकॉर्ड करेगा उस ऑब्जर्वेशन को और ही विल प्रोसीड इन द विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। नेक्स्ट स्टेप जो संहिता में दिया हुआ है उसके हिसाब से प्रोसीड कर देगा अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं होता तो। सेक्शन 293 डिस्पोजल ऑफ द केस, कि अब केस को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ठीक है। बेयर सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हैज वर्कड आउट, कोर्ट शॉल डिस्पोज द केस इन द फॉलोइंग मैनर। पहला ए, कोर्ट शॉल अवॉर्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम। ऑब्वियसली विक्टिम को कंपनसेशन तो मिलनी चाहिए, जो भी डिसाइड हुआ प्ली बार्गेनिंग के या म्यूचुअली जो भी अग्रीड हुआ वो कंपनसेशन विक्टिम को दी जाएगी। सेकंड, हियर द पार्टीज ऑन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मतलब जो भी पार्टीज ने अग्री किया है उस अग्रीमेंट के अंदर उस मीटिंग के टाइम कि कितनी पनिशमेंट अक्यूज को मिलनी चाहिए, है ना कुछ तो अग्री किया होगा, तभी तो जो डिस्पोजिशन है वो वर्कआउट की है। तो जो भी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पार्टीज ने डिसाइड की होगी वो जज सुनेगा। उसके बाद रिलीज ऑफ अक्यूज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर डोमिनेशन। अगर सिंपली जो पार्टीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि अक्यूज्ड को सज़ा के अलावा वी हैव टू जस्ट नॉट लुक इनटू द पनिशमेंट एंड वी हैव टू रिलीज द अक्यूज्ड, अगर सेटिस्फाई हो गई है दूसरी पार्टी तो वो उसको रिलीज़ भी कर देगा प्रोबेशन ऑफ गुड, या तो गुड कंडक्ट के अंदर या आफ्टर एब्डोमिनेशन के अंदर, ठीक है। ऑफर डीलिंग विद अक्यूज्ड अंदर एनी अदर लॉ, जो भी पार्टीज डिसाइड करती है अक्यूज्ड के अगेंस्ट वो जो है जज जो है कैरी आउट करेगा किसी भी लॉ के अंडर। फॉलो द प्रोसीजर गिवन इन सक्सीडिंग क्लॉसेस। देन बी बोल रहा है कि आफ्टर हियरिंग द पार्टीज इफ कोर्ट थिंक्स दैट सेक्शन 401 प्रोबेशन ऑफ वेंडर्स एक्ट एनी अदर लॉ कैन बी अप्लाइड इन द केस ऑफ द अक्यूज देन इट मे रिलीज द अक्यूज ऑन प्रोबेशन और प्रोवाइड सच बेनिफिट। सिंपल अगर पार्टीज डिसाइड करती है कि सेक्शन 401 विच इज़ बेसिकली प्रोबेशन, आई थिंक इट्स अ प्रोबेशन ऑफ गुड और लाइक good conduct. 401 is order to release on probation of good conduct or after abdomination. अगर पार्टीज डिसाइड करती है कि हम 401 के अंडर अक्यूज्ड को रिलीज़ करवा देंगे तो जज सिंपली उसको रिलीज़ कर देगा। या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और कोई भी लॉ के अंडर अगर पार्टीज थिंक दैट द अक्यूज मस्ट बी रिलीज देन जो कोर्ट है या फिर जज है वो अक्यूज को रिलीज़ कर देगा, ठीक है, अगर पार्टीज ने ये डिसाइड किया तब। नेक्स्ट सी बोल रहा है कि आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज बी में सुन लिया पार्टीज़ को, उसके बाद अगर जज को लगता है, कोर्ट को लगता है कि मिनिमम पनिशमेंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज्ड हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द लॉ, ठीक है। देखो अब अच्छा तो सुनना, ठीक है। सब सेक्शन सी जो है वो क्या बोल रहा है कि पार्टीज़ को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लग रहा है कि उस ऑफेंस की मिनिमम पनिशमेंट वो लॉ में दी है, लॉ मतलब कि आईपीसी होता है ना ऑफेंस वाला, आईपीसी में अगर मिनिमम पनिशमेंट दी है उस ऑफेंस की, या अगर आईपीसी में नहीं दी है तो किसी और लॉ में दी है, किसी और एक्ट में दी है, राइट। तो जज सिंपली क्या करेगा कि उस मिनिमम पनिशमेंट की हाफ पनिशमेंट जो है वो अक्यूज्ड को दे देगा,
ठीक है। अगर 4 साल दी है मिनिमम पनिशमेंट उसकी, ठीक है, 4 साल है तो उसकी हाफ कितनी होगी, बेसिकली 2 साल। तो हाफ मतलब 1.5, ठीक है, 1.5 जो 2 साल बचेगा अपना वो सेंटेंस कर देगा अक्यूज्ड को 2 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है। इफ़ आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, अगर पार्टीज ये डिसाइड करती हैं तो, अगर पार्टीज डिसाइड करती है कि नहीं उसको जान दो, उसको रिलीज़ कर दो, तो जज वो भी कर सकता है। बट अगर पार्टीज ये डिसाइड कर रही है कि उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो बेसिकली वो हाफ दे देगा, मिनिमम पनिशमेंट की हाफ, ठीक है, याद रखना, इट्स 1/2 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ़ अक्यूज्ड इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर देन 1/4, अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, मतलब कि उसने पहली बार ऑफेंस किया है, तो 1/4 पनिशमेंट ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। ये 1/4 ऑफ मिनिमम पनिशमेंट, 1/4 ऑफ मिनिमम पनिशमेंट दे देंगे। नेक्स्ट डी, in case after hearing the parties, court finds that minimum punishment for offence committed is not covered under any law. पार्टीज़ को सुनने के बाद अगर कोर्ट को रियलाइज़ हो रहा है कि कोई भी लॉ के अंडर उस ऑफेंस की मिनिमम पनिशमेंट नहीं दी है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली अक्यूज्ड को 1/4 ऑफ पनिशमेंट जो है वो दे देगा, उसके हिसाब से, जो कोर्ट और जज के हिसाब से उसको ठीक लग रही है, उसकी 1/4 ऑफ पनिशमेंट दे देगा। एंड वेयर अक्यूज्ड इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर देन 1/6 ऑफ द पनिशमेंट देगा, ठीक है, 1/4 और 1/6 ऑफ द पनिशमेंट, अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट कोई भी लॉ के अंडर नहीं दी है तब। अगर लॉ के अंडर दी है तो प्रीवियस वाला जो अपना सी है वो अप्लाई होगा, सी वाला जो सबसेक्शन या क्लॉज दिया है वो। Section 294 जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट विल डिलीवर द जजमेंट इन ओपन कोर्ट एंड सेम शॉल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। सिंपल है, ओपन कोर्ट में जजमेंट सुनाई जाएगी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन उसको कर देगा। देन वी हैव फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। सेक्शन 295 स्टेट्स दैट जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट शॉल बी फाइनल एंड नो अपील एक्सेप्ट स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 and writ petition under article 226 and 227 shall lie against the judgment, ठीक है। अब इतना याद कर लो कि जजमेंट जो है वो फाइनल होगी, पर वो फाइनल होगी, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती, 2 एक्सेप्शंस के अलावा। एक एक्सेप्शन है स्पेशल लीव पिटीशन जो कि आर्टिकल 136 में दी जाती है, और दूसरी रिट पिटीशन आर्टिकल 226 और 227 में दी जाती है, ओके। तो इन 2 अपील के एक्सेप्शंस के अलावा कोई और अपील उसके अगेंस्ट नहीं लाई कर सकती, ठीक है, शॉल लाई अगेंस्ट दी जजमेंट। दैट्स ऑल, 295 कंप्लीटेड। लेट्स सी एक बार बेयर एक्ट में क्या क्या दिया है। आई थिंक 295 तक ही दिया, उसके बाद 296 297, देखो ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो 295 पे ख़त्म हो जाता है, आगे इट हैज़ गिवन मोर प्रोविजंस, बट ट्रायल जो है वो इस पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो नॉट डिवेलिंग इन टू दैट, हाउएवर वी एम डन विद द ट्रायल एट सेक्शन 295 की प्ली बार्गेनिंग का मोटा मोटा क्या प्रोसीजर है, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन रीड इट विद द बेयर एक्ट बाय रेफरिंग इट टू द बेयर एक्ट ऑल्सो. I hope you have understand, and thank you for watching the video.